जो स्टूडेंट्स यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, दे इजीली कैन अंडरस्टैंड कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट होना कितना डिफिकल्ट है। बट अगर हमें यह पता चले कि गवर्नमेंट कुछ पोस्ट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी लेटरल एंट्री कर रही है, देन वी विल फील कि जब डायरेक्ट वे है तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्यों करनी। बट ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना आपको अभी लग रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड द फुल न्यूज। रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा की जा रही लेटरल एंट्री पर एक बार फिर से डिबेट स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली यूपीएससी ने सीनियर ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। नोटिफिकेशन में दी गई 45 पोस्ट्स को लेटरल एंट्री के थ्रू फिल किया जाएगा। इसका मतलब यह कि यूपीएससी के ज्यादातर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की तरह एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट के लिए ये नहीं है, बट हायर पोस्ट्स में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं। टोटल 45 पोस्ट्स में से 10 पोस्ट्स ज्वाइंट सेक्रेटरीज की हैं एंड रिमेनिंग 35 डायरेक्टर एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट्स हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला। ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट पर ये एलिगेशंस लगाए कि गवर्नमेंट लेटरल एंट्री के जरिए रिजर्वेशन को बाईपास कर रही है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें रिजर्वेशन को बाईपास करने की बात क्यों हो रही है। देखिए, गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी का एक सर्कुलर नोटिस है जिसके अकॉर्डिंग डेपुटेशन पर होने वाली अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन कंपलसरी नहीं है। लेटरल एंट्री के थ्रू की गई अपॉइंटमेंट्स को भी डेपुटेशन के ही इक्वल कंसिडर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो रिजर्वेशन सिंगल पोस्ट कार्डर में एप्लीकेबल नहीं है एंड लेटरल एंट्री के थ्रू हुआ हर एक रिक्रूटमेंट सिंगल पोस्ट कार्डर है। इनिशियली गवर्नमेंट इसमें डिफेंसिव मोड पर थी। गवर्नमेंट का यह कहना है कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट तो यूपीए गवर्नमेंट के टेन्योर में ही डेवलप हुआ था। ईयर 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फॉर्म किया था जिसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर होने वाले रिक्रूटमेंट्स को एक्सपर्ट्स से फिल करना चाहिए और इन एक्सपर्ट्स को बिना किसी एग्जामिनेशन पास किए सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने डिसाइड किया था कि ऑफिसर की एज एटलीस्ट 40 ईयर्स होनी चाहिए एंड ही और शी शुड हैव एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग। लेटरल एंट्री के जरिए ऑफिसर बनने के लिए इंडिविजुअल को एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस को पास नहीं करना होता। इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू होता है और डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू इंडिविजुअल ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट तक पहुंच सकता है। यूजुअली ये अपॉइंटमेंट 3 ईयर्स के लिए होते हैं, बट इन्हें एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम लेटरल एंट्री को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकसभा में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जुलाई 2024 तक 63 अपॉइंटमेंट्स लेटरल एंट्री के जरिए की गई थी। हाउएवर गवर्नमेंट इस पर ज्यादा समय के लिए डिफेंसिव नहीं रही। बाद में ये न्यूज आ गई कि गवर्नमेंट ने यूपीएससी को लेटरल एंट्री के लिए रिलीज किए गए नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का ऑर्डर इशू किया है। इंडिया में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है और इस डे का पर्पस कंट्री के वेरियस कम्युनिटीज के बीच पीस एंड नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना है। इट इज नोटवर्दी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इंडिया के अब तक के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 1984 से 1989 के बीच काम किया। उनकी पॉलिसीज उनसे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उन्हें फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनके टेन्योर के दौरान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C.DOT फॉर्म हुआ था, जिसने इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन नीड्स को फुलफिल किया। C.DOT ने इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर में PCO यानी पब्लिक कॉल ऑफिस के थ्रू एक रेवोल्यूशन ले दिया था। इन PCOs ने रूरल एरियाज को पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया। 1986 में MTNL के फॉर्मेशन के थ्रू टेलीफोन नेटवर्क की रीच को इंक्रीज किया गया। उनके टेन्योर में ही वोटिंग एज को 21 ईयर्स से रिड्यूस कर 18 ईयर्स करने के लिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट किया गया। ऑल्दो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनकी डेथ के 1 साल बाद 1992 में लाया गया, बट डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर ले जाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशन को उनके टेन्योर में ही ले किया गया था। उनके टेन्योर में एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 इंप्लीमेंट किया गया। इसके अलावा ही इज ऑल्सो नोन फॉर ब्रिंगिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इन द कंट्री। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में हो रहे कॉन्टिन्यूअस प्रोटेस्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 10 मेंबर टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है।
इस टास्क फोर्स को डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए एक प्रोटोकॉल प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये टास्क फोर्स अपनी 3 वीक्स में एक इंटरिम रिपोर्ट एंड 2 मंथ्स में फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन एंड नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरपर्सन इस टास्क फोर्स के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। According to the bench headed by CJI DY Chandrachud, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी रिफॉर्म्स एंड नॉर्म्स की वजह से मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट वायलेंस एंड सेक्सुअल वायलेंस के इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज अ सीरियस इशू। इस टास्क फोर्स को 2 लेवल्स पर काम करना है। फर्स्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस को प्रिवेंट करना, और सेकंड, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्स एंड सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए रेस्पेक्टफुल एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए नेशनल प्रोटोकॉल प्रिपेयर करना। देखिए, जब डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के चलते किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, देन डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स, देन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट लॉ इससे डील करने के लिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्री के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में सेफ्टी इश्यूज हैं, देन दूसरे वर्क प्लेसेस में सेफ्टी की कंडीशन क्या होगी आप समझ सकते हैं। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप को वेलकम करना चाहिए। एनसीआरबी के द्वारा रिलीज किए गए डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में पुलिस ने 31,516 रेप केसेस रिपोर्ट किए थे। 2021 के कंपैरिजन में ये फिगर्स 20% इंक्रीज हो गए हैं। निर्भया केस के बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज तो इंप्लीमेंट किए, बट देयर इज नो डिक्रीज इन दीज केसेस। इसका मतलब है कि सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज ही करंट सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एक बड़े रिफॉर्म की भी रिक्वायरमेंट है। ऐसे रिफॉर्म्स जो घरों से स्टार्ट हों एंड वहां से स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस एंड पब्लिक प्लेसेस तक पहुंचे। वो रिफॉर्म्स जिसमें स्ट्रीट पर वॉक कर रही गर्ल्स या वुमेन पर किए गए जाने वाले वल्गर कमेंट से लेकर ऑनलाइन होने वाली ट्रोलिंग तक सब कुछ प्रिवेंट किया जा सके। इन दिनों मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इंडिया के विजिट पर हैं। ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनकी फर्स्ट इंडिया विजिट है। ड्यूरिंग दिस ही मेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया एंड मलेशिया के बीच काफी स्ट्रॉन्ग सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मलेशिया विजिट के बाद ये रिलेशनशिप अपने बायलैटरल फॉर्म में ना रहकर डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है और 2024 में दोनों कंट्रीज डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन के सेकेंड डेकेड में एंटर कर रहे हैं। ऐसे में अनवर इब्राहिम की ये विजिट दोनों कंट्रीज के फ्यूचर के लिए एक नए पाथ को ओपन करेगी। इस विजिट के दौरान इंडिया एंड मलेशिया के बीच कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के साथ मलेशिया ब्रिक्स में अपनी मेंबरशिप के बिड को स्ट्रांगली पुट करना चाहता है। इसके अलावा मलेशिया इज होस्टिंग द नेक्स्ट आसियान समिट। एक्चुअली जब कोई कंट्री किसी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करती है तो फर्स्टली बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू एग्रीमेंट्स पर काम किया जाता है सो दैट कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्हें फाइनल किया जा सके। मलेशिया इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ये साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट अलाई है। मलेशिया की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को समझने से पहले हमें उसकी लोकेशन को समझना होगा। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड मलेशिया को साउथ चाइना सी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट है पेनिनसुलर मलेशिया, जिसे वेस्ट मलेशिया कहते हैं। सेकेंड पार्ट है ईस्ट मलेशिया। पेनिनसुलर मलेशिया मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। ये मलय पेनिनसुला के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट ऑल्सो शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ थाईलैंड। वहीं ईस्टर्न पार्ट बोर्नियो आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड एंड वेस्ट मलेशिया के बीच लोकेटेड है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफी इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है। ये पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन के बीच लिंक का काम करती है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम को महा उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है अर्थ पर प्रेजेंट हर तरह की लाइफ, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। संस्कृत के 3 वर्ड्स को ज्वाइन करके वसुधैव कुटुंबकम को बनाया गया है। वसुधैव का मतलब है अर्थ, ईवा का मतलब है की तरह, एंड कुटुंबकम का मतलब है एक्सटेंडेड फैमिली। इट इम्प्लाइज दैट होल अर्थ इज लाइक अ फैमिली। इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई G20 कॉन्फ्रेंस की थीम वसुधैव कुटुंबकम ही रखी गई थी।
आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के लिए ऑफिशियली SOP लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम पंचकर्मा संकल्प के तहत एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसका एम इंडिया में डीजल पावर्ड हार्बर टग्स को जीरो एमिशन एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करना है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडियन शिपयार्ड्स में बिल्ड किया जाएगा, जो डोमेस्टिक टग इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। इसका फर्स्ट फेज अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2027 तक चलेगा। इस फेज के दौरान 4 मेजर पोर्ट्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी एंड VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व होंगे। इट इज नोटवर्दी कि टग एक स्पेशल कैटेगरी की बोट है जो पोर्ट में एंटर करने या वहां से निकलने में लार्ज शिप्स की हेल्प करती है। सतारा डिस्ट्रिक्ट का मन्या चिवाड़ी विलेज महाराष्ट्र का फर्स्ट सोलर विलेज बन गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सतारा में ऑर्गेनाइज हुए फंक्शन में सोलर विलेज स्कीम लॉन्च की। इसका एम 100 विलेजेस को 100% सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मॉडल सोलर विलेजेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस इशू की थी। इन्हें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इशू किया गया। अंडर दिस इनिशिएटिव कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज बिल्ड करने पर एम्फेसाइज दिया गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक में स्टार्टअप्स एंड MSMEs से एप्लीकेशंस की डिमांड की है। राइज इनिशिएटिव को 2023 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का एम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे स्टार्टअप्स एंड MSMEs को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी एंड इंडिया के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा रन किया गया एक बायलैटरल इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप्स एंड स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज पर फोकस्ड है, जो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। US नेशनल हरिकेन सेंटर के अकॉर्डिंग एर्नेस्टो को हरिकेन की कैटेगरी में रिक्लासिफाई किया गया है एंड बिकॉज ऑफ दिस हरिकेन अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट एंड कनाडा के बीचेस को डेंजरस रिप करंट्स का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार इंटेंसिफाई होने के बाद ये वीक हो जाएगा। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 120 km/h है। एर्नेस्टो अटलांटिक ओशन में आने वाला इस साल का 5th हरिकेन है। 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये एक 3-day इवेंट है जिसे 20th of August से 22nd of August तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस इवेंट का टाइटल क्रिएटिंग वन फ्यूचर है। इसका ऑब्जेक्टिव अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए एक टूल के रूप में काम करना और रीजनल एंड ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन में इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप को शो करना है। यू शुड नो कि इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर 2005 में अफ्रीका कॉन्क्लेव को स्टार्ट किया गया, जिसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया था। ये डाइवर्स सेक्टर्स में अफ्रीका एंड इंडिया के सीनियर मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेस लीडर्स से कनेक्टेड लोगों की वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स में से एक के तौर पर इमर्ज हुआ है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, Manya Chiwadi village has become the first solar village of which state? Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra or Rajasthan? Second question is, consider the following statements. The second Administrative Reforms Commission was constituted under the chairmanship of Virappa Moili. Second statement is, Sadbhavna Divas is celebrated on the birth anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, neither one nor two, one and two both. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements with reference to wetlands. About 10% of India's total wetland area is covered by wetlands included in Ramsar sites. The National Wetland Inventory and Assessment is prepared by ISRO. Indonesia has the highest number of Ramsar sites among South Asian countries. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3 or 1, 2 and 3. And the correct answer is option A, only 1 and 2. Second question was,
The blue circle in the national flag has been taken from the lion pillar of Sarnath built by Mauryan Emperor Ashoka in the 3rd century BC. What does this circle mean? Wheel of law, wheel of religion, wheel of power, or wheel of non-violence? Correct answer is option A, wheel of law. आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलता है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 रिलीज किए गए। इसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर A+ ग्रेड मिला है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन हर साल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स इशू करती है। ये प्रोसेस 1994 से अब तक जारी है। इसमें A+ से लेकर F तक के ग्रेड्स दिए जाते हैं। A+ को एक्सीलेंट माना जाता है एंड F ग्रेड को बैड ग्रेड कंसिडर किया जाता है। इसमें सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को इन्फ्लेशन कंट्रोल, करेंसी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट जैसे एरियाज में टेस्ट किया जाता है। इस रिपोर्ट की फुल डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, बट अक्टूबर में मैगजीन के प्रिंट एंड डिजिटल एडिशंस में फुल डिटेल्स रिलीज की जाएंगी। यू शुड नो कि आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपीस के इनिशियल अमाउंट के साथ किया गया था। आरबीआई हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, जिसे 1937 में परमानेंटली एस्टैब्लिश किया गया था। पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलकाता में। इस समय आरबीआई के ऑलमोस्ट सभी शेयर्स की ओनरशिप नॉन गवर्नमेंट हैंड्स के पास थी। Therefore, few individuals के इन शेयर्स के सेंट्रलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया। नेशनलाइजेशन के बाद से आरबीआई की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। आरबीआई इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के साथ ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीआई इंडियन फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट पावर्स के साथ इंडिया के सभी बैंक्स को भी कंट्रोल करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8A के अकॉर्डिंग आरबीआई के गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर्स, जो कि संख्या में 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसी एक्ट के सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी समझे तो आरबीआई गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद रिजर्व बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। इस न्यूज की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ क्वेश्चन जिसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन वाज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू द रिजर्व बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट। और थर्ड स्टेटमेंट था, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक गेट्स पावर्स फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. And the correct answer is option C, only 1 and 3. अब आपको यह बताना है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच पोलैंड एंड यूक्रेन की विजिट पर रहेंगे। 21 एंड 22 अगस्त के बीच पोलैंड विजिट करने के बाद वो 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे। यूक्रेन के लिए 23 अगस्त का डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन यूक्रेन में नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया एंड पोलैंड के रिलेशंस कितने डीप और ओल्ड हैं, इसका पता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए इंसिडेंट से पता चलता है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी एंड सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। पोलैंड के लोगों के पास कोई ऐसा लैंड नहीं था जिसे वो अपनी कंट्री बता सकें। ड्यूरिंग दैट टाइम 5000 स्टूडेंट्स ऑफ पोलैंड वर गिवन रिफ्यूजी इन इंडिया। ये स्टोरी उस टाइम की है जब इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में था और पोलैंड के बच्चों को शरण दिया था स्मॉल प्रिंसली स्टेट नवानगर के किंग दिग्विजय सिंह ने। उन्हें जाम साहेब के नाम से भी जाना जाता है।
पोलैंड में आज भी उनके नाम से स्कूल रन किए जाते हैं। ईयर 2022 में जब यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया तो यूक्रेन में मौजूद भारतीय बच्चों को, स्टूडेंट्स को पोलैंड ने अपने यहाँ फ्री वीजाज दिए एंड ओपन एक्सेप्टेंस के साथ इंडियन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ शेल्टर दिया। 2024 में इंडिया एंड पोलैंड अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पोलैंड सेंट्रल यूरोप में इंडिया की मेन इकोनॉमिक पार्टनर कंट्री है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूक्रेन विजिट को हिस्टोरिक बताया जा रहा है। ये विजिट कई तरह से स्पेशल है। एक तो इंडिया एंड यूक्रेन के बीच बायलैटरल रिलेशंस एस्टैब्लिश होने के बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये फर्स्ट यूक्रेन विजिट है। इंडिया एंड यूक्रेन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश हुए 30 ईयर्स से ज्यादा का समय बीत चुका है। देखिए, जुलाई में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए थे। उनकी इस विजिट के दौरान ही रशिया ने यूक्रेन में एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को अटैक किया था। उस दौरान यूक्रेन ने इस विजिट पर डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया था। 2022 से यूक्रेन एंड रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट जारी है। वेस्टर्न कंट्रीज कॉन्स्टेंटली रशिया पर नए सैंक्शंस इंपोज कर रही हैं, बट इंडिया ने अपने ट्रेडिशनल अलाई रशिया से ट्रेड करना बंद नहीं किया। न ही इंडिया ने कभी भी डायरेक्टली रशिया को इस एंटायर डिस्प्यूट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना। इनफैक्ट इस पूरे मैटर पर इंडिया का रिस्पांस काफी कंट्रोल्ड रहा है। प्राइम मिनिस्टर की यूक्रेन विजिट भी रशिया एंड यूक्रेन के साथ रिलेशंस को बैलेंस करने का एक मेथड माना जा रहा है। इंडिया अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए एपिडा ने पहले रेडी टू ड्रिंक फिग जूस को पोलैंड के लिए एक्सपोर्ट किया है। ये जूस पुरंदर फिग्स यानी पुरंदर अंजीर से बनाया गया है। पुरंदर फिग्स को जीआई टैग मिला हुआ है। दिस फिग इज नोन फॉर इट्स यूनिक टेस्ट। साथ ही इसमें हाई पल्प कंटेंट के साथ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का भी लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है। पुरंदर फिग्स इंडिया में ग्रो की जाने वाली बेस्ट फिग्स में से एक है। इसे मेनली महाराष्ट्र के पुणे में ग्रो किया जाता है। इसके लिए ड्राई वेदर, हिली स्लोप्स एंड मॉडरेट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका पर्पल कलर इसे दूसरे फिग्स से डिफरेंट बनाता है। 2022 में पुरंदर फिग्स को जर्मनी भी एक्सपोर्ट किया गया था। इसमें एपिडा ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एपिडा, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया था। 13 फरवरी 1986 को ये एग्जिस्टेंस में आई थी। एपिडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं। एपिडा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी को एनहेंस करने के अलावा मार्केट्स के डेवलपमेंट में भी काम कर रही है। हमारा प्लैनेट अर्थ ड्रिंकिंग वाटर के शॉर्टेज को फेस कर रहा है एंड साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि देयर आर सीज ऑफ वाटर ऑन मार्स। यस, रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने एक स्टडी की जिसे लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट नाम दिया गया है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग मार्स की सरफेस के क्रस्ट में 10 to 20 किलोमीटर्स की डेप्थ में लिक्विड वाटर प्रेजेंट है और ये वाटर तब कलेक्ट हुआ होगा जब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स की सरफेस पर लेक्स, रिवर्स एंड इवन सीज भी प्रेजेंट रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट तो काफ़ी समय से अर्थ के अलावा मार्स पर लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इस रिसर्च में डिफरेंट क्या है? देखिए, अब तक साइंटिस्ट मार्स पर आइस की प्रेजेंस को क्लेम कर रहे थे। नई रिसर्च मार्स पर लिक्विड वाटर की प्रेजेंस को क्लेम कर रही है, जो कि नया है एंड नई होप्स लेकर आया है। बट ये सिर्फ अर्थ के अलावा लाइफ के लिए नई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 10 to 20 किलोमीटर्स की डेप्थ पर वाटर के लिए ड्रिल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इस रिसर्च के लिए डेटा नासा के मार्स इनसाइट लैंडर से लिया गया था। यू शुड नो कि मार्स का नाम एंशियंट रोमन्स द्वारा गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया था। इसका रेड कलर ब्लड के कलर से रिजेंबल करता है। आज भी इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके रेड कलर का रीजन मार्स पर आयरन मिनरल्स की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंस है। मार्स के सॉइल यानी रेगोलिथ में ऑक्सीडाइज्ड होकर मिले आयरन एलिमेंट्स जब हवा में उड़ते हैं तो ये प्लैनेट दूर से आपको रेड कलर का दिखता है। मार्स इज द 4th क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मार्स पर पाई जाने वाली कुछ स्पेशल टोपोग्राफीज की बात करें तो वेलेस मैरिनेरीज एक लार्ज कैनियन सिस्टम है। इसका साइज अर्थ पर पाए जाने वाले ग्रैंड कैनियन से 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। पूरे सोलर सिस्टम में मार्स पर सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मॉन्स है। इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट का 3 टाइम्स है। इसके अलावा मार्स हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डिमोस। इनमें से फोबोस बड़ा है और डिमोस स्मॉलर है। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक इंस्टीट्यूशन है। यूजुअली ये किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक को कहते हैं। इंडिया के केस में आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस को तब लोन्स देते हैं जब वो सीरियस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस कर रहे होते हैं। एक तरह से ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इमरजेंसी क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस के चलते बैंक्स ज़्यादा रिस्क लेती हैं, बिकॉज उन्हें हमेशा ये फील होता है कि फाइनली उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने न्यू दिल्ली में फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम को इनॉग्रेट किया। ये फोरम फार्माकोपिया एंड ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने में हेल्प करेगा। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन फार्माकोपिया आईपी के वैलिडेशन एंड प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करना है, जिसे जन औषधि योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस इनॉग्रेशन के दौरान दो इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आईपी ऑनलाइन पोर्टल एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ADRMS सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया गया। इंडिया फार्माकोपिया को डिजिटलाइज करने में आईपी ऑनलाइन पोर्टल एक मेजर रोल निभाएगा। वहीं ADRMS इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मेडिकल प्रोडक्ट सेफ्टी डेटाबेस होगा, जिसे इंडिया के फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के पार्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने पावर सेक्टर की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया। इन प्लेटफॉर्म्स का नाम है पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल प्रॉम्प्ट, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर ड्रिप्स एंड हाइड्रो पावर DPR। प्रॉम्प्ट पोर्टल को थर्मल प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग एंड एनालिसिस को फैसिलिटेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में कैपेबल बनाता है। हाइड्रो पावर DPR पोर्टल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन एक्टिविटीज में असिस्ट करेगा। वहीं ड्रिप्स पोर्टल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जिससे ये इंश्योर किया जाएगा कि डिजास्टर के केस में पावर सेक्टर डिसरप्शंस को प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। इंडियन आर्मी ने 20 अगस्त को फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन को सोलम एंड हार्टफेल्ट फेयरवेल दिया। उनकी डेथ 18 अगस्त को चेन्नई में 83 ईयर्स की एज में हुई। अपने कॉलीग्स के बीच वो पैडी नाम से पॉपुलर थे। सितंबर 2000 से दिसंबर 2002 के बीच जनरल पद्मनाभन वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑपरेशन पराक्रम के समय उन्होंने आर्मी को लीड किया था। ऑपरेशन पराक्रम जम्मू एंड कश्मीर असेंबली एंड पार्लियामेंट पर हुए टेररिस्ट अटैक्स के बाद लॉन्च हुआ था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मीज के बीच कई मंथ्स तक चला स्टैंड ऑफ था। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पार्वो वायरस B19 के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी इशू की है। इनफैक्ट यूएस में इससे रिलेटेड केसेस इंक्रीज हुए हैं। पार्वो वायरस B19 एक हाईली कंटेजियस एंड कॉमन डिजीज के रूप में जाना जाता है, जो पर्टिकुलरली उन इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। इसे कॉमनली स्लैप्ड चीक एंड फिफ्थ डिजीज भी कहा जाता है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ब्लड या प्रेगनेंसी के दौरान मदर से फीटस में स्प्रेड हो सकता है। इससे इन्फेक्ट हुए चिल्ड्रन के चीक्स पर रेड रैशेस डेवलप हो सकते हैं। इस डिजीज को मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स एंड रोजेला के बाद 5th पोजीशन पर रखा जाता है। रोमानिया के बाद अब स्वीडन ने अराउंड 486 ब्राउन बियर्स को किल करने का प्लान बना लिया है। इस मूव की वजह से स्वीडन की 20% ब्राउन बियर पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया जाएगा, जिसे यूरोपियन यूनियन के लॉ के तहत स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड स्पीशीज के तौर पर लिस्ट किया गया है। ब्राउन बियर्स वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहने में कैपेबल होते हैं, जैसे डेजर्ट्स, high mountain forests and snow fields. These creatures can stand on 2 legs. ये अपने फीट के सोल्स पर वॉक कर सकते हैं एंड ह्यूमंस की तरह अपने हाथों से चीज़ों को पिकअप भी कर सकते हैं। अपने इकोसिस्टम में ये इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स एंड सीड डिस्पर्सर्स होते हैं। इंडिया में भी ब्राउन बियर की सब स्पीशीज रहती हैं, विच इज नोन एज हिमालयन ब्राउन बियर। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements.
RBI Governor Shaktikant Das has received A+ grade in Global Finance Central Banker Report Cards 2024. RBI is an institution fully owned by the Government of India. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, in India, the central bank is called the lender of the last resort. What is the meaning of this term? The central bank gives loans to business and industrial organizations when they do not get loans from anywhere else. Provides liquidity to banks during temporary crisis. Gives loans to the government to meet the budget deficit. Use the options given below to choose the correct answer. Only one and two, only two, only three, one, two and three. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, Manyachivadi village has become the first solar village of which state? Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra or Rajasthan? Correct answer is option C, Maharashtra. Second question was, consider the following statements. The second Administrative Reforms Commission was constituted under the chairmanship of Veerappa Moily. Sadbhavna Divas is celebrated on the birth anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, neither one nor two, both one and two. Correct answer is option D, both one and two. आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलता है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में ऑर्गेनाइज हुई सेरेमनी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विनर्स को ऑनर किया। इन अवार्ड्स का ये फर्स्ट एडिशन है। टोटल 4 कैटेगरीज में 33 अवार्ड्स दिए गए। इन 4 कैटेगरीज में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम शामिल हैं। विज्ञान रत्न साइंटिस्ट्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को ऑनर करता है। विज्ञान श्री किसी पर्टिकुलर फील्ड में साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन के लिए है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर यंग साइंटिस्ट्स को उनकी फील्ड्स में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। विज्ञान टीम के तहत 3 या फिर उससे ज्यादा लोगों की टीम को अवार्ड दिया जाता है। देखिए, 33 इंडिविजुअल्स को अवार्ड्स मिले हैं, सो सबके नेम्स को याद रखना डिफिकल्ट है, बट विज्ञान रत्न अवार्ड एक ही इंडिविजुअल को दिया गया। इन अवार्ड्स की अनाउंसमेंट के टाइम पर ही गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि एक साल में मैक्सिमम 3 विज्ञान रत्न अवार्ड्स ही दिए जा सकते हैं। विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। वो इंडिया में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च में एक पायनियर थे। उन्होंने न्यू दिल्ली बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस काउंसिल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इसके अलावा उन्हें मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मोडियम के हीम बायोसिंथेटिक पाथवे को एक्सप्लेन करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं इसरो की चंद्रयान 3 टीम को विज्ञान टीम की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड्स 13 डोमेन्स में दिए जाते हैं। दीज इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मलेशिया एक बार फिर से न्यूज में है। कुछ दिन पहले मैंने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के इंडिया विजिट की न्यूज को डिस्कस किया था। आज की न्यूज मलेशिया की ओरेंगुटान डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। देखिए, मलेशिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है। पाम ऑयल प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ मलेशिया। इसके चलते मलेशिया को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जिसका मतलब यह हुआ कि दूसरे ट्रीज के बजाय पाम ट्रीज को ग्रो किया जाता है, ड्यू टू विच ओरेंगुटान की हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही है। हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट ओरेंगुटान इज, बट बिफोर दैट ओरेंगुटान डिप्लोमेसी को समझ लेते हैं।
इसके चलते मलेशिया ने मई में अनाउंसमेंट की थी कि जो भी कंट्री हमसे पाम ऑयल बाय करेगा हम उन्हें ओरेंगुटान्स गिफ्ट करेंगे। मलेशिया ने इसे चाइना की पांडा डिप्लोमेसी की लाइंस पर ओरेंगुटान डिप्लोमेसी नाम दिया, बट मलेशिया के वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स को ये डिप्लोमेसी पसंद नहीं आई एंड इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। अब मलेशिया ने अपनी ओरेंगुटान डिप्लोमेसी को चेंज किया है। अब ओरेंगुटान्स को पाम ऑयल परचेज करने वाली कंट्रीज को गिफ्ट ना करके स्पॉन्सर कराया जाएगा। दैट मीन्स इनका कंजर्वेशन मलेशिया में ही होगा, बट अब ये कंट्रीज फंडिंग कर सकती हैं। ओरेंगुटान एक मलय वर्ड है, इसका मतलब है मैन ऑफ द फॉरेस्ट या फिर मैन ऑफ द फॉरेस्ट। ओरेंगुटान मंकीज या एप्स की एशियन स्पीशीज है। दे आर फाउंड इन बोर्नियो एंड सुमात्रा आइलैंड्स। ये काफ़ी हद तक ह्यूमंस की तरह होते हैं। आपको वो वीडियो याद होगा जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें राकोस नाम के एक ओरेंगुटान ने अपने फेस पर हुए वुंड को मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करके क्योर कर लिया था। एक्चुअली साइंटिस्ट ने इंडोनेशिया की सुआक बैलिम्बिंग रिसर्च साइट पर एक ओरेंगुटान को मेडिसिनल प्लांट की हेल्प से अपने वुंड को क्योर करते देखा था। रेगुलर मॉनिटरिंग के दौरान साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि राकोस नाम का ये ओरेंगुटान फाइब्रोरिया टिंक्टोरिया प्लांट की लीव्स का जूस अपने वुंड्स पर अप्लाई कर रहा है। ये प्लांट अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए नोन है। साउथ ईस्ट एशिया के लोग इसे बर्निंग सेंसेशन एंड पेन से रिलीफ पाने के लिए यूज करते हैं। इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। सो नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि ओरेंगुटान का मीनिंग मैन ऑफ द फॉरेस्ट क्यों होता है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जब मलेशिया ने इसे दूसरी कंट्रीज को गिफ्ट करने की बात की, देन वाइल्ड लाइफ के लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जो एनिमल अपनी नेटिव हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उसे दूसरी कंट्रीज को डिप्लोमेसी के नाम पर गिफ्ट करने का क्या लॉजिक है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। टेल मी द नेम ऑफ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। रिसेंटली श्रीलंका ने इंडिया समेत 35 कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट की है। ये डिसीजन 1 अक्टूबर 2024 से इंप्लीमेंट होगा एंड 6 मंथ्स तक इट विल बी रिमेन इन द फोर्स। इस 35 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया, UK, USA एंड जर्मनी जैसी कंट्रीज शामिल हैं। इट इज नोटवर्दी कि ये डिसीजन टूरिस्ट वीजा के लिए लिया गया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वीजा। वीजा के बारे में समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि पासपोर्ट एंड वीजा दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पासपोर्ट किसी इंडिविजुअल के फॉरेन ट्रैवल के दौरान उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को बताने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट एक नेशनल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी को बताता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडिविजुअल के लिए पासपोर्ट वर्क्स एज एन आइडेंटिटी कार्ड। जब कोई इंडिविजुअल अब्रॉड जाता है तो इससे पहले वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। अगर उस इंडिविजुअल का पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लीगली करेक्ट हों, देन ओनली इसे वीजा ग्रांट किया जाता है। वहीं वीजा क्या है? वीजा एक तरह की ऑफिशियल परमिशन है जो किसी भी इंडिविजुअल को अब्रॉड रहने के लिए, ट्रैवल करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए लेनी होती है। Visa gives official permission to any person to enter, leave or stay in any country for a fixed time. ये परमिशन उस कंट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा दी जाती है। जिस कंट्री को हम विजिट करने जा रहे हैं वहां के ऑफिशियल्स द्वारा। वीजा एक सेपरेट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बट यूजुअली ये ट्रैवलर के पासपोर्ट पर लगा हुआ एक स्टैंप होता है। हर कंट्री में वीजा के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, श्रीलंका के रिसेंट डिसीजन ने इंडियंस के लिए वीजा की नीड को ही फिनिश कर दिया है। कई कंट्रीज में जाने से पहले आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, बट देयर आर मेनी कंट्रीज जहां वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी दी जाती है। कुछ कंट्रीज में तो वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग भी करने की रिक्वायरमेंट होती है। वीजा के कई टाइप्स होते हैं, जैसे वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा एटसेट्रा। इन सब के पीछे कंट्री की गवर्नमेंट्स का ये पर्पस होता है कि दे कैन नो हु इज एंटरिंग देयर कंट्री एंड उनका पर्पस क्या है। ये सब ऑफिशियल लेवल पर बड़े कॉशन के साथ किया जाता है, सो दैट डेटा के लेवल पर कोई भी एरर ना हो जाए। अगर ये फैसिलिटी नहीं होगी तो कोई भी किसी फॉरेन कंट्री से आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज करके चला जाएगा एंड गवर्नमेंट्स के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करंटली यूरोप में 2 नेशन विजिट पर हैं। अपने विजिट के फर्स्ट पार्ट में वो पोलैंड पहुंचे। ड्यूरिंग दिस उन्होंने पोलैंड के 3 मेमोरियल्स को विजिट किया। इनमें इंडिया के नवा नगर के जाम साहिब का मेमोरियल, जिसे स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा कहते हैं, बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो का मेमोरियल और कोल्हापुर कैंप शामिल हैं।
मैंने डेली न्यूज रिपोर्ट के कल के एपिसोड में नवानगर के जाम साहेब के साथ पोलैंड के एसोसिएशन की स्टोरी बताई थी। एक्चुअली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी एंड सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। पोलैंड के लोगों के पास कोई ऐसा लैंड नहीं था जिसे वो अपनी कंट्री बता सके। ड्यूरिंग दैट टाइम 5000 चिल्ड्रन ऑफ पोलैंड वर गिवन रिफ्यूज इन इंडिया। ये स्टोरी उस टाइम की है जब इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में था एंड पोलैंड के चिल्ड्रन को रिफ्यूज स्मॉल प्रिंसली स्टेट नवानगर के किंग दिग्विजय सिंह ने दिया था। उन्हें जाम साहेब के नाम से भी जाना जाता है। पोलैंड में उनके नाम से स्कूल्स एंड मेमोरियल्स बिल्ड किए गए हैं। पोलैंड में उन्हें गुड महाराजा के नाम से जानते हैं। वहीं कोल्हापुर मेमोरियल को कोल्हापुर की रॉयल फैमिली की मेमोरी में बिल्ड किया गया है। इस फैमिली ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड की विमेन एंड चिल्ड्रन को शेल्टर दिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम कोल्हापुर में एक कैंप की फैसिलिटी अरेंज की गई थी। इसमें अराउंड 5000 पॉलिश चिल्ड्रन एंड विमेन को शेल्टर या फिर रिफ्यूज दिया गया था। इसके अलावा बैटल ऑफ मॉन्टे कैसिनो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली में हुआ था। इसमें इंडिया एंड पोलैंड के सोल्जर्स ने एक साथ फाइट की थी। ये मेमोरियल्स दिखाते हैं कि इंडिया एंड पोलैंड के रिलेशंस कितने डीप एंड हिस्टोरिकल हैं। यू शुड नो कि पोलैंड सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। टू अंडरस्टैंड इट्स लोकेशन अपनी स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। पोलैंड अपना नॉर्दर्न बॉर्डर बाल्टिक सी से शेयर करता है। आप जब यूरोप को इमेजिन करते हैं देन आप डेजर्ट के बारे में तो रेयरली सोचते होंगे, बट पोलैंड के सदर्न पार्ट में 32 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड हुआ डेजर्ट भी है। इसे ब्लेडो डेजर्ट नाम दिया जाता है। ये यूरोप के 5 नेचुरली अकरिंग डेजर्ट्स में से एक है। पोलैंड अपना लैंड बॉर्डर 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। इनमें रशिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, बेलारूस एंड लिथुआनिया शामिल हैं। ओडर, विस्तुला एंड वार्टा पोलैंड की मेजर रिवर्स हैं। Now it's time for the term of the day and today's term of the day is भूमि स्पर्श मुद्रा। आर्ट एंड कल्चर पढ़ते समय आपने बुद्ध के कई स्टैचूज के बारे में सुना होगा। कई तरह के स्टाइल्स में जैसे गांधार, मथुरा आर्ट स्टाइल में बुद्ध के कई स्टैचूज को बनाया गया है। ऐसा ही एक स्टैचू भूमि स्पर्श मुद्रा में बना बुद्ध का स्टैचू है। ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धिज्म में एक इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोस्चर है जो बुद्ध के एनलाइटमेंट के मोमेंट से एसोसिएटेड है। इस पोस्चर में बुद्ध अपने राइट हैंड से अर्थ को टच कर रहे हैं वाइल द लेफ्ट हैंड लैप में मेडिटेशन के पोस्चर में रखा गया है। ये पोस्चर उस टाइम को डिपिक्ट करता है जब सिद्धार्थ गौतम बोध गया में बोधि ट्री के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे एंड उन्हें मार यानी कामदेव ने एनलाइटमेंट अटेन करने से रोकने की कोशिश की थी। तब बुद्धा ने अर्थ को टच करके इसे विटनेस बनाया कि एनलाइटमेंट अटेन करना उनका राइट है। ये पोस्चर बुद्धा के स्टेडफास्टनेस, विक्ट्री ओवर टेम्पटेशंस एंड अर्थ के साथ उनके डीप कनेक्शंस का सिंबल है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। मेघालय के गारो हिल्स में 2 years ओल्ड एक चाइल्ड में पोलियो डायग्नोस हुआ है। इसका कॉज पोलियो वैक्सीन बताया जा रहा है, यानी ये वैक्सीन से कॉज होने वाले पोलियो का एक टाइप है जो लो इम्यूनिटी वाले लोगों में इन्फेक्शन का रीजन बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये वाइल्ड पोलियो वायरस का केस नहीं है। ऐसे केसेस तब अराइज होते हैं जब ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV में यूज किया गया पोलियो वायरस का वीक टाइप म्यूटेट हो जाता है एंड इट रीगेन्स द एबिलिटी टू हार्म द बॉडी। ये केस तब आया है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था एंड वाइल्ड पोलियो वायरस का लास्ट केस देश में 2011 में रिपोर्ट किया गया था। 4 स्टेट्स में 60 फेयर प्राइस शॉप्स FPS यानी राशन शॉप्स को जन पोषण केंद्र में कन्वर्ट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इस ओकेजन पर FPS सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्वालिटी मैनुअल हैंडबुक एटसेट्रा को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का एम FPS की वायबिलिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत FPS डीलर्स को सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स के अलावा अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन लाने की परमिशन होगी, जैसे कोर्स ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल, स्पाइसेस एटसेट्रा रीजनेबल रेट्स पर अवेलेबल होंगे। 23 अगस्त यानी आज इंडिया अपना फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। इसकी थीम है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा।
इस ओकेजन पर इंडियन स्पेस हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इनफैक्ट इंडिया मून की सरफेस पर कदम रखने वाली वर्ल्ड की 4th कंट्री बनी एंड मून के साउथ पोलर रीजन में पहुंचने वाली वर्ल्ड की 1st कंट्री बनी थी। इन दोनों अचीवमेंट्स को इंडिया ने 23 अगस्त को ही अचीव किया था। असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिजेज एंड डाइवोर्स के रजिस्ट्रेशन, हेरिटेज साइट्स एंड ट्राइबल लैंड्स के प्रोटेक्शन को रेगुलेट करने के लिए 3 न्यू ड्राफ्ट्स को अप्रूव कर दिया है। ये न्यू बिल्स स्टेट असेंबली के ऑटम सेशन में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा डिस्कशन का सब्जेक्ट बना है मुस्लिम मैरिजेज एंड डाइवोर्सेस के रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने वाला ड्राफ्ट, जो असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रिपील कर देगा। इस लॉ के तहत काजी, दैट इज मुस्लिम लॉयर्स, मुस्लिम मैरिजेज एंड डाइवोर्सेस को रजिस्टर करते थे। When the new law comes into force, then इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रजिस्टर करेंगे। पुराने बिल में माइनर्स की मैरिज रजिस्टर करने का प्रोविजन था, जो नए लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्टॉप हो जाएगा। इसे स्टेट में चाइल्ड मैरिज को एंड करने के अटेम्प्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR को अनवेल किया गया। इसका एम इंडिया और डेनमार्क दोनों कंट्रीज के एक्सपर्टीज को लेवरेज करके वरुणा रिवर को रिवाइव करना है। इस इनिशिएटिव में एक हाइब्रिड लैब मॉडल एंड वरुणा रिवर पर एक ऑन फील्ड लिविंग लैब शामिल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT BHU एंड गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के बीच एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है। SLCR इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। ये इंडिया एंड डेनमार्क की गवर्नमेंट्स के बीच ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का भी पार्ट है। वरुणा रिवर गंगा की एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी है, जो निगोह तहसील के संत रविदास नगर से ओरिजिनेट होती है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements. Poland is located in Central Europe. Poland is a landlocked country. The Battle of Monte Cassino took place in India during World War II. Use the options given below to select the correct answer. Only 1 and 2, only 1, only 3. 1, 2 and 3. Second question is, consider the following statements regarding National Space Day. National Space Day is celebrated on 23rd of August. In 2024, its theme is Touching Lives While Touching the Moon, India's Space Saga. On this day, India sent Mangalyaan into space. Use the options given below to select the correct answer. Only 1 and 2, only 1, only 3, or 1, 2 and 3. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. RBI Governor Shaktikant Das has received A+ grade in Global Finance Central Banker Report Cards 2024. RBI is an institution fully owned by the Government of India. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is option C, both 1 and 2. Second question was, in India, the central bank is called the lender of the last resort. What is the meaning of this term? The central bank gives loans to business and industrial organizations when they do not get loans from anywhere else. Provides liquidity to banks during temporary crisis. Gives loans to the government to meet the budget deficit. Use the options given below to choose the correct answer. Only 1 and 2, only 2, only 3. Or 1, 2 and 3. And the correct answer is option B, only 2. आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 टेस्ट तो मिलते ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलता है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप विजिट के सेकंड पार्ट में यूक्रेन पहुंचे। डेली न्यूज रिपोर्ट के कल के एपिसोड में मैंने उनकी विजिट के फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन ट्रेन के जरिए अराउंड 10 आवर्स स्पेंड करके पहुंचे हैं।
1991 में यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ था और तब से किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये फर्स्ट यूक्रेन विजिट है। यूक्रेन विजिट से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसके अकॉर्डिंग इंडिया इस रीजन में पीस के फेवर में है। ऑल्सो दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। किसी भी तरह के वॉर या फिर डिस्प्यूट को डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व किया जाना चाहिए। इंडिया फुल्ली बिलीव करता है कि बैटलफील्ड में यानी युद्ध के मैदान में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये यूक्रेन विजिट कई तरह से इंपॉर्टेंट है और जियोपॉलिटिक्स में एक गेम चेंजर प्रूव हो सकती है। इसके लिए वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द करंट ग्लोबल कंडीशंस। स्विट्जरलैंड में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक पीस समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, बट वॉर पर इसका कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। साथ ही यूरोपियन कंट्रीज वॉर के एसोसिएटेड कॉस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ये तो एक ऑब्वियस सी ऑब्जर्वेशन है कि 2022 से कॉन्टिन्यूअसली हो रहे इस वॉर ने यूरोप की इकोनॉमी को बुरी तरह से अफेक्ट किया है। ऑन द अदर हैंड यूएसए, जिसे वर्ल्ड लीडर कंसिडर किया जाता है, वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एंगेज्ड है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का प्रोसेस चल रहा है। इस एंटायर सिनेरियो में इंडिया के पास इन पार्टीज को नेगोशिएशन टेबल पर ले आने की अपॉर्चुनिटी है। इसे जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इससे पहले रशिया की भी विजिट कर चुके हैं। रशिया इंडिया का ट्रेडिशनल अलाई भी है। वेस्ट की कंट्रीज के कांस्टेंट प्रेशर के बाद भी इंडिया ने अब तक रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन के प्रेसिडेंट के इन्विटेशन पर ही यूक्रेन गए हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया दोनों पार्टीज के बीच मीडिएशन करवा सकता है। यूक्रेन विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में सेटल्ड इंडियंस से भी मिले। उन्होंने यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में रशियन इन्वेजन के दौरान जिन बच्चों की डेथ हुई थी उन्हें ट्रिब्यूट भी पे किया। इसके अलावा उन्होंने एवी फॉमिन बोटेनिकल गार्डन में महात्मा गांधी के स्टैच्यू को भी ट्रिब्यूट पे किया। यू शुड नो कि यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड एक कंट्री है। ये अपने बॉर्डर्स रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा और रोमानिया के साथ शेयर करता है। इसके साउथ में सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी सिचुएटेड हैं। आपने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में क्रीमिया का नाम भी ज़रूर सुना होगा। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ ब्लैक सी ऑन द मैप। ब्लैक सी यूरोप एंड एशिया के बीच लोकेटेड एक सी है। यूरोप इसके नॉर्थ में है, कॉकेसस ईस्ट में, एनाटोलिया साउथ में एंड बाल्कन रीजन वेस्ट में है। इसके कोस्टल बॉर्डर्स बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और तुर्की को टच करते हैं। रशिया एंड यूक्रेन के बीच डिस्प्यूटेड एरिया क्रीमिया इसी में लोकेटेड है। ब्लैक सी के ईस्ट में कर्च स्ट्रेट है जो इसे सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करता है। इंडिया एंड यूएसए के बीच एक नॉन बाइंडिंग एसओएसए यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट किया गया है। इंडिया यूएसए का 18th पार्टनर बन गया है। दूसरी कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम है। एक्चुअली यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यूएसए के विजिट पर थे और इस दौरान दोनों कंट्रीज के बीच ये अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट के तहत नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज में बोथ कंट्रीज विल गिव प्रायोरिटी टू ईच अदर। साथ ही दोनों कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी रिसोर्सेज की परचेज में भी एक दूसरे की डिमांड्स को प्रायोरिटी देंगे। एसओएसए के थ्रू इंडिया एंड यूएसए के बीच मौजूद डीटीटीआई दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव भी स्ट्रेंथन होगा। इट इज़ नोटवर्दी कि डीटीटीआई कोई लॉ या फिर अग्रीमेंट नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है जो दोनों कंट्रीज के सीनियर लीडर्स को डिफेंस की फील्ड में आ रहे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एंगेज होने पर एम्फसाइज करता है। यूरोपियन यूनियन का हिस्टोरिक नेचर रिस्टोरेशन लॉ इंप्लीमेंट हो गया है। ईयू का ये नेचर रिस्टोरेशन प्लान कई तरह से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, ये पहला ऐसा प्लान है जो कॉन्टिनेंट लेवल पर है। देखिए, ये लॉ कॉन्टिनेंट लेवल पर है, इसीलिए मेंबर कंट्रीज को एक नेशनल रिस्टोरेशन प्लान प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। इस प्लान का ड्राफ्ट लॉ के इंप्लीमेंट होने के 2 इयर्स के अंदर यानी सितंबर 2026 तक सबमिट करना होगा। मेंबर कंट्रीज को मैंडेटरीली अपने इन प्लान्स को 2032 एंड 2042 में रिव्यू भी करना है। इस लॉ को लाने की कई कंडीशंस ईयू के पास हैं, जैसे ईयू कंट्रीज में 80% से ज़्यादा हैबिटेट की कंडीशंस खराब हैं, क्लाइमेट अलार्मिंग कंडीशन में है,
2050 तक ईयू ने क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अचीव करने का टारगेट भी रखा है और ये एक्ट इस टारगेट को अचीव करने में हेल्पफुल साबित होगा। नेचर रिस्टोरेशन प्लान के तहत 2030 तक ईयू के 20% मरीन एंड लैंड एरिया पर कुछ स्पेशल स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के रिस्टोरेशन के टारगेट को पूरा करना होगा। इसके अलावा ऐसे सभी इकोसिस्टम्स जिन्हें रिस्टोरेशन की नीड है उन्हें 2050 तक रिस्टोर करने का टारगेट रखा गया है। नेचर रिस्टोरेशन प्लान ईयू के यूरोपियन ग्रीन डील का पार्ट है। इस डील के तहत क्लाइमेट एंड बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड मेजर टारगेट्स को सेट किया गया है सो दैट क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज पर ईयू को एक ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट के तौर पर डिटरमाइन किया जा सके। ईयू की यूरोपियन ग्रीन डील के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं। फर्स्ट है 2050 तक फर्स्ट क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनना। यू शुड नो कि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 44 कंट्रीज हैं एंड यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज का एक यूनियन है जिसमें यूरोप की 27 कंट्रीज शामिल हैं। सेकंड टारगेट है 1990 के कंपैरिजन में 2030 तक 55% तक टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना। इसके अलावा 2030 तक ईयू में एडिशनल 3 बिलियन ट्रीज को प्लांट भी करना है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब उन इकोसिस्टम्स की रिकवरी में हेल्प करना है जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। साथ ही सेफ इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करना भी इसमें शामिल है। यूएन के अकॉर्डिंग हर तरह के इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है, वेदर इट इज अ फॉरेस्ट, फार्मलैंड, वेटलैंड और ओशियन। थाईलैंड में 3 से 4 सितंबर के दौरान बैंकॉक में बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस होनी थी, बट थाईलैंड की केयरटेकर गवर्नमेंट ने इसे कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया है। यू शुड नो कि थाईलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविसिन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद पायटोंगटार्न चिनावाट थाईलैंड की न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनकर एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी बनाया। बट पायटोंगटार्न चिनावाट को अभी कैबिनेट फॉर्म करनी है। ड्यू टू दिस बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस को अभी पोस्टपोन करना पड़ा। बिम्स्टेक का फॉर्मेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ 6 जून 1997 को हुआ था। बिम्स्टेक मींस बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बे ऑफ बंगाल की कोस्ट और आसपास की 7 कंट्रीज मेंबर्स हैं। इसके मेंबर कंट्रीज में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड एंड म्यांमार शामिल हैं। इसका सेक्रेटेरिएट 2014 में बांग्लादेश के ढाका में एस्टेब्लिश हुआ, यानी सेक्रेटेरिएट बने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूशन के तौर पर बिम्स्टेक हैज़ डेवलप्ड वेरी स्लोली। इनिशियली बिम्स्टेक में 6 एरियाज में मेंबर कंट्रीज के बीच कॉपरेशन था। इन 6 एरियाज में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज शामिल हैं। 2021 से हर मेंबर कंट्री को एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करने को लेकर अग्रीमेंट हुआ। इंडिया के पास मेन एरिया है सिक्योरिटी, वहीं सब सेक्टर्स में अगर बात करें तो एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे एरियाज इसमें शामिल हैं। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है। ये अपने बॉर्डर्स म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड मलेशिया के साथ शेयर करती है। थाईलैंड अपने बॉर्डर्स अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ भी शेयर करता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड इज एन इनलेट ऑफ साउथ चाइना सी। थाईलैंड का सदर्न पार्ट मलय पेनिनसुला के कुछ पार्ट को कवर करता है। 1939 तक थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था। इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। साउथ ईस्ट एशिया 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है, मेनलैंड पार्ट एंड मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट इंक्लूड्स म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया। मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस शामिल हैं। म्यांमार मेनलैंड पार्ट एंड मैरीटाइम पार्ट दोनों का हिस्सा है। Today's term of the day is dark feminine energy. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं देन आप इस टर्म से जरूर फैमिलियर होंगे। सोशल मीडिया पर डार्क फेमिनिन एनर्जी को लेकर काफी चर्चा है, बट जनरली इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। हाउएवर ऐसा है नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। डार्क फेमिनिन का मतलब वुमेन की उन क्वालिटीज से है जो जनरली सॉफ्ट नेचर के अपोजिट होती हैं। इनमें कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड मिस्ट्री शामिल है। ये क्वालिटीज एक विमेन को उसकी स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करने और उन्हें स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, एक विमेन जो लीडरशिप रोल में है और वो अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, डिफिकल्ट डिसीजंस लेते समय अगर उसे दूसरों के अप्रूवल की चिंता नहीं है, देन
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डार्क फेमिनिन एनर्जी। ये एनर्जी अपने अंदर की फुल पोटेंशियल एंड इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस करने से रिलेटेड है। ये उन ट्रेडिशनली सॉफ्ट कंसिडर की जाने वाली क्वालिटीज को एम्ब्रेस करने के बारे में नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि सोसाइटी में एक नैरेटिव सेट है कि मेन स्ट्रांग है एंड वुमेन आर लेस स्ट्रांग देन मेन। यहां फिजिकली स्ट्रांग होने की बात नहीं हो रही, बट डार्क फेमिनिन एनर्जी वुमेन के स्ट्रांग साइड पर फोकस करती है, जिसमें लीडरशिप, कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज को वुमेन से एसोसिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मदर अपने चाइल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने करियर को दे, देन सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसे नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। बट डार्क फेमिनिन एनर्जी में ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज चाइल्ड की केयर करना सिर्फ मदर की नहीं बल्कि दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए अब जल्दी से देखें आज का रैपिड न्यूज। बोत्सवाना में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मिला, जिसका वेट 2492 कैरेट्स है। कैनेडियन कंपनी लुकारा ने बोत्सवाना में कारोवे डायमंड माइन में डिस्कवर इसे किया है। इस डायमंड को मेगा डायमंड रिकवरी एक्सरे टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिस्कवर किया गया। ये 1905 में साउथ अफ्रीका में मिले 3106 कैरेट के कलिनन डायमंड के बाद अब तक का लार्जेस्ट डायमंड है। हाउएवर बोत्सवाना में मिले डायमंड को थॉरली इवेल्युएट करना भी बाकी है। बोत्सवाना डायमंड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है एंड इट एक्सपोर्ट्स 80% ऑफ द डायमंड्स प्रोड्यूस्ड, जो बोत्सवाना की जीडीपी में लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया की काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की 4th यूनिट KAPP4 ने फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। गुजरात में लोकेटेड ये प्लांट इंडिया का सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। KAPP4 एक प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। इसमें फ्यूल के तौर पर नेचुरल यूरेनियम एंड हेवी वाटर को मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। इंडिया इसी डिजाइन के 700 मेगावाट के 14 और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बिल्ड कर रहा है, which are expected to be operational by 2031-32। इसके अलावा 2031-32 तक देश की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बाय करंट MPs एंड MLAs। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 151 MPs एंड MLAs पर वुमेन के अगेंस्ट क्राइम से रिलेटेड केसेस रजिस्टर्ड हैं। इनमें 16 करंट MPs और 135 करंट MLAs शामिल हैं। एंड ये वो केसेस हैं जिन्हें MPs एंड MLAs ने अपने इलेक्शन एफिडेविट्स में डिक्लेयर किया है। इनमें से 54 केसेस उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हैं जो सेंटर में पावर में है। इसके अलावा करंटली ऐसे 16 MPs एंड MLAs हैं जिनके अगेंस्ट रेप से रिलेटेड केसेस रजिस्टर्ड हैं। मैडिएरा आइलैंड के सदर्न पार्ट में वाइल्ड फायर का इंस्टेंस सामने आया है। इसकी वजह से मैडिएरा आइलैंड के टोटल एरिया का अराउंड 6% फायर की ग्रिप में आ गया है। दिस हैज डिस्ट्रॉयड मोर देन 5,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। इस फायर ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिविंग लॉरेल फॉरेस्ट्स के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन किया है, जो अब अजोर्स, मैडिएरा एंड कैनरी आइलैंड्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड हैं। पोर्तुगीज आर्किपेलागो मैडिएरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ये मोरक्को के वेस्ट में अराउंड 520 किलोमीटर्स एंड पोर्तुगीज कैपिटल लिस्बन के साउथ वेस्ट में अराउंड 1000 किलोमीटर्स दूर लोकेटेड है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में सेकंड पोजीशन सिक्योर किया है। इवेंट में नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर्स के साथ सीजन का अपना बेस्ट थ्रो किया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन ने स्टार्टिंग से ही गेम को डोमिनेट किया एंड 90.61 मीटर्स के थ्रो के साथ फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया। Now it is time to see questions based on the bulletin. Before starting with the questions, let me tell you कि कल मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था, नेम ऑफ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, और आप में से ज्यादातर लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। वेल डन। करेक्ट आंसर है हुलॉक गिबन। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। How many of the above countries share borders with Ukraine? Only 2, only 3, only 4,
or only 5? Second question is, Madeira Island belongs to which country? USA, China, Portugal or UK? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Poland is located in Central Europe. Poland is a landlocked country. The Battle of Monte Cassino took place in India during World War II. Use the options given below to select the correct answer. Only 1 and 2, only 1, only 3, 1, 2 and 3. And the correct answer is option B, only 1. Second question was, consider the following statements regarding National Space Day. National Space Day is celebrated on 23rd of August. In 2024, its theme is Touching Lives While Touching the Moon, India's Space Saga. On this day, India sent Mangalyaan into space. Use the options given below to select the correct answer. Only 1 and 2, only 1, only 3, 1, 2 and 3. And the correct answer is option A, only 1 and 2.